Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 7 science. ये केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है आपका, एनुअल एग्जाम का। और जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज है थोड़ा सा, लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो जाएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी देती रहूँगी आंसर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका MCQ है पहले ही आपके, और MCQ आप जानते हैं वैसे भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बुक से। लिक्विड प्रेजेंट इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में आप जानते हैं मरकरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट स्पीड एयरक्राफ्ट, लाइट, ट्रेन, एरोप्लेन? ऑब्वियसली लाइट। विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट एक्यूरेट मीन ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम इन ओल्डर डेज? पुराने दिनों में कौन सा सबसे एक्यूरेट मीन था टाइम को मेजर करने का? तो ये था सनडायल, और सबसे बड़ी स्टोन सनडायल भी आप जानते हैं इंडिया में ही है, सवाई राजा सिंह ने बनवाई थी। फ्रूट इज एनलार्ज, फ्रूट एक एनलार्ज ओवरी होती है, जब वो राइप हो जाती है ओवरी उसके बाद वो फ्रूट में, उसको फ्रूट कहते हैं हम। रूट से वाटर एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि रूट जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर ले? प्लांट को शेड में रख के, छाया में रख के, डिम लाइट में रख के, फैन के नीचे रखे, या फिर पॉलीथीन बैग से कवर करके? तो आप फैन के नीचे अगर रख देंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, और जैसे वाटर ट्रांसपायर होगा वहाँ से उतनी जल्दी रूट जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो है वो जमा हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाता है पैरों में अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज ड्यू टू द इम्प्रॉपर सैनिटेशन? साफ सफाई की कमी की वजह से इनमें से कौन सी डिजीज हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, बेरी, तीनों ही आपकी डेफिशिएंसी डिजीज है। कॉलेरा वो डिजीज है, अगर आप ये वाटर बॉर्न डिजीज है, गंदा पानी आप पीते हैं तो कॉलेरा आपको हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर, प्लांट्स एनिमल पर कैसे डिपेंडेंट है? आप जानते हैं प्लांट्स वैसे प्रोड्यूसर है हमारी फूड चेन में, अपना खाना खुद बना लेते हैं। सभी एनिमल्स कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन ये एनिमल्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है? सीड प्रोडक्शन, एनिमल इनके लिए सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड जर्मिनेट करते हैं, सीड डिस्पर्स करते हैं, फिर सीड पॉलिनेशन। तो सीड डिस्पर्स करते हैं वेरियस बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ सीड उनके साथ चले जाते हैं, कई बार आप कुछ खाते हैं फेंक देते हैं, तो इस तरीके से आप उनके सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। सीवेज इज मेनली, सीवेज मेनली क्या है? लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, गैशियस वेस्ट है, या फिर लिक्विड और गैस का मिक्सचर है? ये लिक्विड वेस्ट है। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे मैचिंग है आपकी। ओके, कॉलम ए कॉलम बी। लैंड ब्रीज, ये ब्रीज है। ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज जो है वो कब बहती है हवा यहाँ से? तो वो रात में बहती है। आप जानते हैं कि दिन में जो सन है वो हीट दोनों को ही करता है, सी को भी और लैंड को भी, लेकिन लैंड रात में जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए वहाँ जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए लैंड ब्रीज जो है वो ब्लो करती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, डार्क कलर के क्लोथ्स हम लोग विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि जैसे ब्लैक कलर है वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपको आपकी बॉडी को वार्म रखता है। सन हीट रीचेस अर्थ बाय, सन की जो हीट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन से। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस एंड किंक इज प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द टू रीजन ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम कंडीशंस आर, सबसे पहले है आपका ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, ट्रॉपिकल बहुत गर्मी होती है, और दूसरा है आपका पोलर रीजन क्योंकि सन रेज जाती नहीं है, ये अर्थ है, यहाँ पर सन है मान लीजिए, तो ये सामने आप जानते हैं ट्रॉपिकल है। ऊपर टेम्परेट रीजन होता है जो कि ठंडा गर्म एवरेज टेम्परेचर रहता है, और सबसे ऊपर आपका पोलर रीजन होता है। तो यहाँ तक क्योंकि बहुत टेढ़ी जाती है, कई बार रेस जाती भी नहीं, तो ये बर्फ से ढका रहता है, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए दो रीजन्स हैं जो कि टेम्परेचर की उससे देखा जाए तो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। एक लंबे टाइम तक जब एक जैसी कंडीशन रहती है उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। डैश एनिमल हैज़ स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट, ये बैट्स में होता है, इसलिए आपने देखा होगा वो आराम से जो ट्री है उसके ऊपर लटके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेट्रोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजिस्ट आपने सुना होगा जो ये बताते हैं कल बारिश होगी, कल मौसम ऐसा रहेगा, है ना, इतने दिनों तक ये रहेगा। तो आई थिंक स्टडी ऑफ वेदर, वेदर नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें आप लिख दीजिए एटमॉस्फेरिकल फिनोमेना। एटमॉस्फेरिकल फिनोमिना को जो स्टडी करते हैं, फिनोमिना, उनको हम लोग मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, उस स्टडी को, सॉरी उस साइंस को हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट इज प्लाज्मा?
प्लाज्मा वो है जो कि आपके ब्लड को लिक्विड बनाता है. सो प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. लिक्विड पार्ट होता है, थोड़ा पेल येलो कलर का ये होता है. ओके, पेल इन कलर. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द पोटैटो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. पार्ट अगर पूछेंगे तो स्टेम ही है. स्टेम में आप जानते हैं इसके नोड्स होते हैं. नोड्स या फिर जिसको आइज भी बोलते हैं, उससे एक नया प्लांट जो है वो बनता है पोटैटो में, उसके स्टेम से ही. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन होता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड से जो भी वो जा रहा होता है आपका स्पीड, जैसे कि जितना टाइम होगा, 1 घंटे में मान लीजिए आप 5 किलोमीटर्स गए, 2 में 10 गए, 3 में 15 गए, तो कांस्टेंट स्पीड से जब आप जा रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज वो होती है जो कि जिसको कि आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते मिरर की हेल्प से. एन इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ मिरर, दैट इज कॉल्ड. मिरर से वो स्क्रीन पर नहीं आ सकती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. अगला क्वेश्चन है, राइट 2 मेथड्स टू कंजर्व वाटर. अब इसमें बच्चों की तरह आप वो भी लिख सकते हैं कि बकेट से नहाएं और भाई ब्रश करते टाइम टैप को ऑफ कर दे, वो भी सही माना जाएगा. लेकिन 2 अगर सॉलिड आंसर्स में बताऊं, सबसे पहले तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और दूसरा है रीयूजिंग वाटर. रीयूजिंग वाटर एक काम आपने कर लिया है, मान लीजिए आपने सब्जी धो ली किसी पानी में, उससे फिर उसको आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं. आपने अगर कपड़े धोए हैं उसको आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से पानी को जो है आप रीयूज़ करेंगे तो वो कंजर्व होगा. व्हाट इज़ ई वेस्ट. ई वेस्ट होते हैं डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस. इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके मोबाइल है, ख़राब हो गया मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको, उस वेस्ट को ई वेस्ट कहते हैं. डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसी भी 2 टर्म्स को डिफाइन करना है आप. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब आपके ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं उसको फर्मेंटेशन कहते हैं. यानी कि फर्मेंटेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी. लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन उस प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए. स्पाइरिकल होते हैं आपके जो कई इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर उनका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओपनिंग, ये सही वर्ड है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ओपनिंग. रेस्पिरेशन का जो पूरा सिस्टम है वो बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है. जैसे हमारे जो रेस्पिरेशन के वो है वो अंदर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसको हम लोग स्पिरिकल बोलते हैं. स्पाइरिकल्स. बडिंग एक टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो नया प्लांट है वो बनता है फ्रॉम दी आउटग्रोथ, या फिर जो बर्ड होता है सेल डिवीजन के बाद. एक बर्ड जैसा निकल जाता है साइड में, उसके बाद सेल की डिवीजन होती है और वहाँ से आपका एक नया प्लांट बन जाता है, उसको बडिंग कहते हैं. लास्ट स्टेप पॉलिनेशन. एंथर से स्टिग्मा पर जब आपका पोलन जाता है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, पूरा एक प्रोसेस है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. चलिए नेक्स्ट आते हैं, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग. इनके रीजन आपको देने हैं. वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ द वॉल. वेंटिलेटर्स छत की तरफ क्यों होते हैं, मतलब दीवार में ऊपर की तरफ क्यों होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो हॉट एयर है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है. तो रूम के अंदर जो आपकी एयर होगी, व्हेन इट विल गेट हॉट, जब वो गर्म हो जाएगी, इट विल राइज अप, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, एंड देन इट विल फ्लो थ्रू द वेंटिलेटर्स, वो उससे बाहर चली जाएगी. इट विल कीप द रूम कूल, उससे आपका जो रूम है वो ठंडा रहेगा. ओके, दोबारा बता देती हूँ कि जो एयर है, एयर इनसाइड द रूम गेट्स हॉट, देन एयर विल राइज अप एंड देन इट फ्लोज थ्रू द वेंटिलेटर्स एंड द कूल एयर रिमेन एट द बॉटम विच विल कीप द रूम कूल. अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग मतलब जल्दी जल्दी क्यों आप सांस लेते हैं? तो आप जानते हैं एक्सरसाइज करने में आपकी बॉडी मसल्स जो हैं एक्स्ट्रा वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है. उसके लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो दैट इज़ वाई, और ज़्यादा आप CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं. उसको एक्स्ट्रा डिमांड को कोप अप करने के लिए आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं. ओके, तो दैट इज़ द रीज़न. नेक्स्ट इज वाई WBC आर कॉल्ड सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी. तो WBC का काम अगर आपको पता है कि क्या है, ये क्या करती है, जितने भी इसको फॉरेन पैथोजेंस आपकी बॉडी में मिलते हैं उनसे ये उनको मारती है, उनको किल करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है. जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम, ये तो आपने आजकल बहुत वर्ड सुना होगा कोरोना की वजह से.
तो मतलब जितनी भी आपको बीमारियों से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. द WBC provide immunity by destroying or killing foreign pathogens and save us from disease and infection. That is why they are called the soldier cell of the body. Okay. आगे आते हैं. नेक्स्ट आंसर्स आपको देने हैं इनके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट 50 वर्ड्स में. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन एक प्रोसेस होता है इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लीव द प्लेसेस वेयर दे यूज टू लिव. जहाँ पर वो रहते हैं उसको छोड़ के वो किसी नई जगह चले जाते हैं. ओके. रेगुलर या फिर पीरियोडिक मूवमेंट जो होती है, चाहे वो बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, ह्यूमन बीइंग भी इनफैक्ट. अब वो क्यों जा रहे हैं उसका अलग अलग रीजन हो सकता है. बर्ड शायद इसलिए जाते हो क्योंकि सीजन या फिर एनवायरमेंट कहीं का चेंज हो रहा है, लोग जाते हैं काम की तलाश में, है ना. तो माइग्रेशन उसे कहते हैं. नेम 2 एनिमल्स. अच्छा, एनिमल्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा. तो एनिमल्स बताइए विच शो सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन बर्ड्स में अगर देखें तो सबसे पहले आपने क्रेन देखे होंगे, कई बार आसमान में भी बहुत सारे उड़ते हुए उसको जाते हैं, तो ये बहुत माइग्रेट करते हैं एक से दूसरी जगहों पर. और दूसरा गूज कनाडा में, ये भी माइग्रेशन के लिए फेमस है. हमिंग बर्ड भी माइग्रेट कर जाती है जहाँ जब कंडीशन उनके अकॉर्डिंग ना हो उनके उसके लिए. उसके बाद वेल भी करती है, जो ब्लू वेल्स हैं. कई बार पानी में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है गर्मी की वजह से, तो दूसरी जगह चली जाती है. तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ब्लू वेल भी लिख सकते हैं. ब्लू वेल वैसे भी आपको थोड़ा याद जल्दी रह जाएगा, जो कि माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन शो करते हैं. सीजन में गर्मी ज़्यादा है तो ठंडी जगह चले गए, अगर उनको ठंड ज़्यादा है तो फिर जहाँ पे मौसम अच्छा है वहाँ पर चले गए. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन तो वो करते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. आगे, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? ईस्ट में जो ये करता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? तो इसमें एंड में बनती है एल्कोहल एंड CO2, एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन आपने देखा होगा, अगर आप सर्दियों में थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो लीव्स जो है, कई गर्मियों में भी इनफैक्ट कई जो आपके ग्रास हैं उनके लीफ के ऊपर नीचे आपने वाटर ड्रॉपलेट्स देखी होगी. तो होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जब वो वाटर वेपर के फॉर्म में पेड़ जो पानी लेते हैं उसको फिर रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में. ये भी एक वाटर साइकिल का पार्ट ही है कि वो पहले एब्जॉर्ब करती है जड़ जो रूट है, उसके बाद वो अपना खाना बनाते हैं, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं. ओके. उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ओके. नेक्स्ट इज, अब अच्छा एक पार्ट हो रहा है, हाउ इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट. हाउ इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है ये ट्रांसपिरेशन? जब पानी ट्रांसपायर होगा, मतलब वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा, तभी तो जो जड़ें हैं वो अब्जॉर्ब करेगी, उसको पानी की कमी लगेगी. तो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? एक पुलिंग थेरेपी है जिसमें कि वाटर को पुल करके लीव्स तक लाया जाता है, देन लीव्स उसको रिलीज कर देती है. उसके बाद ही जो रूट्स हैं वो अब्जॉर्प्शन का रेट अपना बढ़ाती है. ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कैसे आप अब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाएंगे? पंखा चला दीजिए, जल्दी से ट्रांसपिरेशन होगा, पौधे का पानी सूख जाएगा और जल्दी से वो जो है जड़ जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी. तो इस तरीके से ये जड़ें लेती है और ट्रांसपिरेशन से क्योंकि बाहर जाता है पानी, सो दैट इज, उसके बाद फिर से जड़ जो है पानी को अब्जॉर्ब करके फिर से खाना बनाती है. ओके. अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द फिगर ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल इट. अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. बीच से आप ऐसे शुरू करेंगे इसको, लाइक दिस, ज़्यादा वो हो गया. देन यहाँ पर ये होता है ऐसे, ओके. एंड यहाँ पर ये आपके सीपल्स होते हैं और फिर यहाँ पर आप कुछ पेटल्स बनाएंगे इसकी, लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके. मेन नाम लिखने हैं वैसे ये. ओके. ये तो है पेटल्स, ये है फिलामेंट, ये एंथर है, एंथर. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवेरी. अब पता नहीं कितना क्लियर आपको दिख रहा होगा, बट आप अपनी बुक में देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है. सीपल है आपके. ओके. दैट्स आई थिंक ओव्यूल. बस चलिए आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ करिए एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ सेल एंड अ बल्ब. सेल बल्ब होना चाहिए और जो सर्किट है आपका वो ओपन होना चाहिए. ओके.
इसमें तो बहुत अच्छी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बल्ब है आपका, स्विच यहाँ से हटा दीजिए ऐसे। ओके, ये स्विच है, इसको मिलाना नहीं है बस, क्योंकि ओपन बोला है उसने। ये सेल है आपकी, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। इनको लिख देना सेल, स्विच एंड बल्ब, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से 5 चीज़ें मिलने वाली, तो ये तो जो ट्री से मिलती है वही होगी आपकी। सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही लिख दीजिए, जो पेड़ों से हमें वैसे भी मिलती है। सेकंड वुड हो जाएगा, लकड़ी मिलती है आपको फॉरेस्ट, जंगल से। उसके बाद हर्ब्स लिख दीजिए, मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स। देन फ्रूट्स, एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स, नट्स एंड फायरवुड तो हो गया, फर्नीचर वैसे वुड से बनता है। और फ्लावर्स, व्हाट एल्स, पेपर लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये अच्छा 5 ही लिखने हैं, तो कोई भी 5 चीज़ें आप लिख दीजिए जो कि आपको इससे मिलते हैं फॉरेस्ट से। आगे आते हैं, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। इसका ऑपोजिट होता है अफॉरेस्टेशन, जिसमें आप पेड़ों को लगाते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा जब आप रिमूव करते हैं ट्रीज़ को फ्रॉम द फॉरेस्ट, कट करते हैं ट्रीज़ को फॉरेस्ट से। 1-2 कट किया तो उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं कहते, लेकिन पूरे जंगल में अगर 100 ट्रीज़ है और आपने 30 काट दिए तो दैट विल बी कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन कैन बी डिफाइंड एज लार्ज स्केल रिमूवल या फिर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्यों पेड़ों को काटा जाता है, तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इसका रीज़न है, वहाँ पर खेती करनी है लोगों को, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन आप दूसरा लिख सकते हैं, वहाँ पर मॉल बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो सकता है। एंड वुड एक्सट्रैक्शन, लोग वहाँ से वुड लेके आते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के लिए, चारकोल बनाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए। ओके, चलिए लिख देते हैं इसको भी, वुड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन। इसीलिए पेड़ काटे जाते होंगे और तो कुछ नहीं, उनको फूड के लिए या फिर फ्रूट के लिए तो काटेंगे नहीं, वो तो वैसे भी तोड़ सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट इज स्लज। स्लज ह्यूमन वेस्ट होता है, जिसको देखा होगा आपने बायोगैस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे है, राइट द नेम ऑफ 2 वाटर बॉर्न डिजीज। एक तो हम कॉलेरा देख ही चुके हैं, सो एक डायरिया भी होता है, HOEA, एंड कॉलेरा। स्टमक अपसेट हो जाता है आपका, वॉमिटिंग होती है एंड ऑल। आगे आते, पोलियो भी लिख सकते हैं आप, दैट इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिजीज। आगे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करने हैं। द स्पीड ऑफ बस इज 64 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में एक बस 64 किलोमीटर चलती है। स्पीड ऑफ कार इज इतने 12 मीटर पर सेकेंड। विच वन इज़ द फास्ट। ठीक है, 64 किलोमीटर बस जा रही है 1 आवर में। 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड में 64 किलोमीटर जाती है। इधर आपने सेकंड में चेंज कर लिया, वेरी गुड, लेकिन इधर भी मीटर में कर लीजिए, क्योंकि कार की स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो 64 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 64,000 मीटर 3600 सेकंड में जाती है। तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 64,000 डिवाइडेड बाय 3600, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, देन 640, 36, 2 18s are, 2 3s are, 2 2s are 320, 2 9s are, 2 2s are, 2 6s are, then 3, चलिए अब कैंसिल ही कर देते हैं पूरा। 9 9 4s are, 9 3s are 27, ज़्यादा हो जाएगा, 9 2s are 18, 8 रिमाइंडर 18, 9 अप्रॉक्स 9s are 29, यानी कि लगभग 29 मीटर पर सेकेंड स्पीड है बस की, और कार की कितनी थी, 12.5 ओनली। ओके, तरीका मैं बता देती हूँ, कैलकुलेशन अब मुझे पता नहीं, हो सकता है कहीं गलती होगी। आपको सिंपल क्या करना है, दोनों को चेंज कर लीजिए। 64 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 आवर, ये स्पीड है 1 आवर में इतनी, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए 64,000, और इसको सेकंड्स में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इधर 3600 आ जाएगा, इधर 3600 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में पता लग जाएगी। फिर देख लीजिए जिसकी भी ज़्यादा होगी। आगे है आपका, व्हाट आर द 2 मेन इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के 2 इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। गिव 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज़ होती है, जनरेटर्स में यूज़ होती है, मोटर्स में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है घरों में उनके लिए यूज़ होती है, हेडफोन्स में यूज़ होती है, लाउड स्पीकर में यूज़ होती है, बहुत है।
उसके बाद VCR या फिर टेप रिकॉर्डर्स में जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, इंडक्शन कुकर में भी यूज़ होती है, ओके, लॉक्स में भी यूज़ होती है, MRI मशीन में भी यूज़ होती है, कोई भी 2 यूज़ आप लिख देना इसके। आगे है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर जिसमें कि आप भी अपने आप को देखते हैं, उससे जो इमेज बनती है वो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन, चलिए 2 भी आप बता दीजिए, 4 मार्क का है एक। तो सबसे पहले तो होगा इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर इक्वल साइज की बनती है, जितने आप हो उतने ही दिखोगे, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज, एंड इन्वर्टेड होती है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगा, इन्वर्टेड। इसलिए जब आपने देखा होगा, जब आप कुछ लिखा हुआ भी देखते हैं, अगर आप जी ऐसा लिखा है, अगर आप इसको मिरर में देखेंगे प्लेन मिरर में तो ये ऐसा दिखेगा आपको, है ना, तो यानी कि ये इन्वर्टेड होती है। चलिए आगे है राइट 2 यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 2 यूजेस लिखने हैं आपको। कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, तो इसलिए टॉर्च में यूज़ होता है, यूज्ड इन टॉर्च, एंड हेडलाइट्स में भी यूज़ होता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में, और सी जो आपकी सी के वहाँ पर सर्च लाइट जो लगी रहती है जेल में, ताकि कैदी भाग ना जाए, या फिर सी के पास लगी रहती है आपके पोर्ट में ताकि शिप को रास्ता दिखे, उन सब में यही कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। आगे है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द लेबल्ड डायग्राम। ये तो आप 4th क्लास से करते आ रहे हैं, बस ये है कि नाम अभी थोड़े से आपको शायद नए वो लिखे हो आपने। ये सी है आपका, अगेन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैं नाम आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सन है, सन से हीट होता है, पानी गर्म होता है, उसके बाद इवेपोरेशन होता है, पानी जो है वो भाप बन जाता है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड जो है वो हवा के साथ इधर आते हैं ज़मीन पर, इसको लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होते हैं, अर्थ के ऊपर आते हैं, अर्थ के ऊपर आके कूल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड है थोड़ी सी, जब कूल होते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस है जब गैसियस जो फॉर्म है वाटर की वो दोबारा से लिक्विड बनती है। यहाँ लिक्विड से गैस बना, क्लाउड बने, उसके बाद फिर से आपके वो वाटर ड्रॉप्स बन गई, पानी बन गया, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है आपकी, प्रेसिपिटेशन, और फिर से वो पानी आपका यहाँ आता है रिवर्स में। ये ब्लू से बनाते तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव लगता। यहाँ पे फिर से जो है पानी आपका रिवर्स में आता है, रिवर्स स्ट्रीम एंड ऑल, और रिवर्स जाके फिर से सी में मिल जाती है। अब जितने अच्छे से आप इसको बनाएंगे उतना ही ये इफेक्टिव लगेगा। यहाँ से फिर से इसमें आता है, ग्राउंड वाटर में कुछ चला जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है एंड ऑल, कलेक्ट होता है पानी फिर से, और फिर से कलेक्शन होकर यहाँ पर आ गया, तो यानी कि वाटर साइकिल आपका कंप्लीट हो गया और इस तरीके से चलता रहता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। जो बाकी क्वेश्चन पेपर है आपके संस्कृत, हिंदी एंड आई थिंक SST बचा हुआ है, मैथ्स और साइंस मैंने करा दिया, वो बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।